Good day to you all students. मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये टॉपिक हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के चैप्टर में से पढ़ रहे हैं, जो हमारा बीएससी पार्ट 2 का पेपर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पूर्व में हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर से संबंधित। आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता की कोटि क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप क्या समझते हैं, पहले हम उसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो स्वतंत्रता की कोटि कोई कण जितनी स्वतंत्र दिशाओं में गति कर सकता है वह उस कण की स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। जैसे अगर आपके पास कोई एक सिंगल पार्टिकल है, वो सिंगल पार्टिकल आपका x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में, तीनों दिशाओं में समान रूप से गति कर सकता है बगैर किसी बाधा के। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं इस कण की स्वतंत्रता की कोटि 3 है ट्रांसलेशन मोशन के लिए। ठीक है, तो कोई भी सिंगल एटम जो होगा या परमाणु होगा उसकी हमेशा तीनों दिशाओं में विचरण करने की प्रायिकता समान होगी, और इसी प्रकार से हम उसको कहते हैं कि उसकी 3 स्वतंत्रता की कोटि होती है या डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। हम इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्शन in which any particle can move freely। तो हम इस हिसाब से एक परमाणु गैस के अगर अणुओं को देखें तो उनकी स्वतंत्रता की कोटि हमारी सदैव 3 है। अब इसके अंदर यहाँ हम इस चैप्टर में एक बहु परमाणुविक गैस, यानी ऐसी गैस जिसके अंदर एक से ज़्यादा अणु हैं, परमाणु हैं या एटम्स हैं, उसकी स्वतंत्रता की कोटि अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा सूत्र है, फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? F = 3n - k। अब यहाँ F जो है वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता की कोटि है। n जो आपके मोल्स हैं उनकी संख्या है या बॉन्ड्स, और k जो है वो हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स की संख्या है। अब इस आधार पर इस फॉर्मूले को हम यूज करके चेक करते हैं कि हमारी स्वतंत्रता की कोटि हर एक द्विपरमाणु गैस में, त्रिपरमाणु गैस में कितनी होगी, ये हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए, अब उसी फॉर्मूले को यूज में लेते हुए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक परमाणुविक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस में सिंगल एटम है, तो इसके अंदर जो अणुओं की, परमाणुओं की जो संख्या है वो 1 होगी, तो n का मान 1 होगा। क्योंकि अकेला एटम है तो बॉन्ड्स कोई होंगे नहीं, इसलिए k का मान 0 होगा। तो अगर हम k का मान 0 और n का मान 1 रखें तो F = 3 प्राप्त होता है, जैसा अपन ने पहले पढ़ा था कि एक परमाणुविक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। दूसरा केस हम ले लेते हैं डायएटॉमिक गैस के लिए, द्विपरमाणुविक गैस के लिए। तो उसमें n = 2 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एटम्स की जो संख्या है वो 2 है, और क्योंकि 2 एटम्स हैं उनके बीच में एक बॉन्ड होगा तो k का मान 1 रखेंगे। अब k का मान 1 और n का मान 2, तो हम कैसे रख सकते हैं? F = 3n - k। n का मान हमने 1 रखा और k का मान 1 रखा और n का मान 2 रख दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 × 2 = 6 - 1 यानी 5। तो हमारी F आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे 5, और द्विपरमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी। अब इसी प्रकार से हम त्रिपरमाणुविक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए भी कर सकते हैं। देखिए, ट्राई एटॉमिक गैस में अणुओं की जो संख्या है, परमाणुओं की जो संख्या है वो 3 होगी।
N बराबर 3। अब त्रिपरमाणविक गैस के अंदर बॉन्ड का जो नेचर है वो दो प्रकार से हो सकता है। ऐसे भी एटम्स कंबाइन हो सकते हैं। ये देखिए डायग्राम के हिसाब से, अगर मान लीजिए 3 एटम्स यूँ रखे हुए हैं, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे कंबाइंड है, तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड्स जो हैं उन दोनों के, तीनों के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उसकी संख्या 2 ही होगी। अगर 2 होती है तो इस स्थिति से अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो बाय फॉर्मूला F का मान 7 प्राप्त होता है। लेकिन अगर 3 एटम्स आपके त्रिपरमाणविक गैस में हैं और उनमें जो बॉन्डिंग है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी तीनों आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, अगर ऐसी स्थिति में जुड़े हुए हैं तो बॉन्ड्स की संख्या हमारी 3 होगी। तो 3 ही हमारे अणु हो गए, परमाणु हो गए, और 3 ही हमारे बॉन्ड्स हो गए। ऐसी स्थिति में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 6 होती है। तो ये अलग इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम विभिन्न गैसों के लिए उनकी स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम आगे काम में लेंगे, इसलिए इसको ब्रीफ में हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे काम में आएगी वो है हमारा ऊर्जा समविभाजन का नियम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये नियम क्या कहता है? इस नियम को मैक्सवेल ने दिया था, और ये क्या कहता है इसके को हम पहले समझ लेते हैं। इसके अनुसार किसी गतिक निकाय की समस्त गतिज ऊर्जा जो बहुत से कणों से मिलकर बनी हो, सभी स्वतंत्रता की कोटि में समान रूप से वितरित होती है। क्या हो गया इसका? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ नियम क्या कहलाता है? द टोटल काइनेटिक एनर्जी of a system which is made up of many particles is divided equally among all the degree of freedom available for the system। ये आपका ऊर्जा समविभाजन का नियम है। अब इस नियम का अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कोई आपके पास गैस है, निकाय है, कोई सिस्टम है, और उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी ई दी हुई है, और उस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स की अगर हम देखें तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान लीजिए f है। 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए हमने f ले लिया। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी f डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बटेगी। तो जितनी भी ऊर्जा का मान है वो उतने ही हिस्सों में बट जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और उसकी एनर्जी E है, तो वो E/3 प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में डिवाइड होता है। यही हमारा ऊर्जा समविभाजन है। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो एनर्जी है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस नियम को मैक्सवेल ने दिया था। ये लॉ जो प्रारंभ में दिया गया था ये हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए दिया था मैक्सवेल ने, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के लिए दिया था। लेकिन बाद में बोल्ट्जमैन ने ये सिद्ध कर दिया था कि यह नियम घूर्णन गतिज ऊर्जा और कंपन गतिज ऊर्जा यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पर भी पूर्ण रूप से लागू होता है। तो अब हम इसका फॉर्मूला हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर किसी गैस के प्रत्येक अणु की कुल F स्वतंत्रता की कोटि है तो प्रत्येक अणु की कुल औसत ऊर्जा ½ FKT के बराबर होगी। ये हमारा ऊर्जा समविभाजन का नियम है। अब इस नियम को हमने यहाँ क्यों पढ़ा? क्योंकि हम इन नियम और स्वतंत्रता की कोटि की सहायता से हम गैस की विशिष्ट ऊष्मा के बीच में संबंध निकालते हैं। ये सभी चीज़ें जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि ये सभी चीज़ें हम आदर्श गैस के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ हम रियल गैसेस की बातें नहीं कर रहे हैं, सारी आइडियल गैसेस की बातें कर रहे हैं। तो अब मैं क्या ज्ञात करने वाली हूँ? हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे गैस की विशिष्ट ऊष्मा की निष्पत्ति।
यानी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस। अब सबसे पहले आपको विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है ये पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सिस्टम? देखिए, अगर हम स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन देखें सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले गैस की बात नहीं करते, हम सॉलिड्स में बात करते हैं। कि मान लीजिए आपके पास एक मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे रखा हुआ है। अब हम इस मास जो ये सब्सटेंस है, हम उसको जो उसका 1 kg मास का जो सब्सटेंस है उसको हम हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो हीट जो हम दे रहे हैं उस हीट की मात्रा हम मेजर करते हैं। तो वह हीट जो इस मास का टेम्परेचर पूर्व टेम्परेचर से 1 डिग्री बढ़ा दे, उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। It is that heat required to raise the temperature by 1 degree of 1 kg of a substance। एक किलोग्राम के कोई वस्तु का 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस पदार्थ की उस विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब ये तो हो गई, और इसको अगर हम फॉर्मूला वाइज लिखें, वैसे हम ये छोटी क्लासेस में पढ़ा देते हैं। Q बराबर हमारा आता है, इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं ms डेल्टा T, जहाँ S आपकी विशिष्ट ऊष्मा है और Q आपकी हीट गिवन टू द सब्सटेंस है और m हमारी मास है। ये तो हमने करी सॉलिड्स की बात। अब गैसेस के अंदर समस्या ये है, गैसेस में जब हीट दी जाती है तो गैसेस में एक्सपेंशन 2 प्रकार से हो सकता है। एक बार तो प्रेशर को कांस्टेंट करके, उसमें क्या है प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो हम दोनों ही स्थितियों में अलग अलग उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कोई एक कंडीशन निर्धारित करनी पड़ती है। वह कंडीशन क्या हो सकती है? या तो आप दाब को स्थिर रखें या आप आयतन को स्थिर रखें। तो अगर दाब को स्थिर रखा जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा अलग प्राप्त होती है, और आयतन को अगर स्थिर रखा जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा अलग प्राप्त होती है। तो कीपिंग कांस्टेंट प्रेशर वी गेट अ डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, एंड इफ वी कीप कांस्टेंट वॉल्यूम देन वी हैव अ सेपरेट स्पेसिफिक हीट। तो इन दोनों स्पेसिफिक हीट का मान, इनको हम कैसे डिपिक्ट करते हैं? उनको हम Cp और Cv से शो करते हैं। आप सभी को ध्यान होगा, ये हम 12th क्लास में भी पढ़ते हैं, एकदम अननोन नहीं है हम इन चीज़ों से। Cp बस थोड़ा सा याद नहीं रहता। Cp जो है इट इज़ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नियत दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cp कहलाती है, और नियत आयतन पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा ये हमारी Cv कहलाती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो डेरिवेशन हमें करना है वो Cp अपॉन Cv के बीच में क्या अनुपात होता है ये हमें निकालना है। तो अब इसके लिए हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि गैस का केस है, तो सबसे पहले हमें एक आदर्श गैस लेनी पड़ेगी। तो मान लीजिए एक आदर्श गैस का 1 ग्राम अणु का परम ताप T है। हमने क्या करा, एक गैस ली जिसके अंदर 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस ले ली हमने, और उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो T है। क्योंकि हमने 1 ग्राम मोल गैस ली है तो इसमें अणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। उसको हमने लिख लिया गैस में कैपिटल N अणु है। और क्योंकि गैस हमने पहले ही कह दिया आदर्श है, आइडियल गैस है, इसलिए इसकी समस्त आंतरिक ऊर्जा जो इंटरनल एनर्जी होगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, जैसा अणुगति का सिद्धांत कहता है।
सबसे पहले हम इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल इंटरनल एनर्जी को हम थर्मोडायनेमिक्स में U से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी हम U से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो U बराबर आपके पास क्या आ गया, N इंटू एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा, क्योंकि N अणु है और एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा अगर हमें पता हो तो उसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हैं। अब अणु की औसत गतिज ऊर्जा निकालने से पहले हमें उसकी स्वतंत्रता की कोटि का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए F स्वतंत्रता की कोटि है किसी एक अणु के लिए, ठीक है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज F। तो उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी या औसत गतिज ऊर्जा है वो हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा समविभाजन के नियम से हाफ FKT के बराबर होगी। अब ये मान हम ऊपर वाली U वाली समीकरण में रख देते हैं। तो U बराबर N इंटू हाफ FKT हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए इसके अंदर दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T टेम्परेचर। अवकलन करने पर T के सापेक्ष अवकलन करा तो क्या हो जाएगा du बाई dt, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा हाफ NF इंटू K। अब हमने अभी इससे पूर्व में पढ़ा था R और K आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R और K के बीच में क्या संबंध होता है, R अपॉन N इज इक्वल्स टू K, या R बराबर N इंटू K। तो हम F इंटू K जो आ रहा है, F इंटू K नहीं, N इंटू K जो आ रहा है उसको हम कैपिटल R लिख देते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, du बाई dt इज इक्वल्स टू हाफ F इंटू R। अब हमारे को स्पेसिफिक हमें निकालना, तो CV और CP का मान है, तो हम पहले CV फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हम थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज यूज में लेंगे। हम ये मान लेते हैं, माना गैस को स्थिर आयतन पर गर्म करके उसके ताप में वृद्धि कराई जाती है, और वो जो ताप में वृद्धि है वो dt होती है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किया गया गैस पर किया गया कार्य जीरो होगा। और हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट नियम है वो क्या कहता है, dq इज इक्वल्स टू dq बराबर du प्लस dw। तो ऐसी स्थिति में dw जो है यानी किया गया कार्य जो है, dw हमारा pdv के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv का मान 0 होगा, तो dw का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाने के कारण जितनी भी ऊष्मा दी जा रही है वह पूर्ण रूप से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कराएगी। ये तो हो गया 0, और ये आपका dq जो du के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं dq बराबर du। अब du जो होगा वो हमारा कैसे आएगा, मैंने क्या कहा था, dq जो है अभी ऊपर फॉर्मूला बताया था मैंने, ms डेल्टा t। तो m अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा s डेल्टा t, और s हमने s यहाँ पर गैस के केस में उसको cv लिखा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, du बराबर cv dt। तो या du बाई dt इज इक्वल्स टू cv, लेकिन du बाई dt तो हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे को cv का मान प्राप्त हो जाता है हाफ f इंटू r के बराबर। ये हमने cv निकाल ली। अब एक मेयर ने एक सूत्र दिया था गैसों के लिए जो Cp और Cv के बीच में एक रिलेशन बताता है, वह है Cp माइनस Cv बराबर R। इस नियम के हिसाब से अगर हम Cp निकालें तो वो क्या हो जाएगा, Cv प्लस R। Cv प्लस R Cv का मान रख देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो Cp हमारा निकल जाएगा R 1 प्लस F अपॉन 2। अब आपके पास Cp भी आ गया और Cv भी आ गया।
हमें तो इन दोनों के बीच में रेशो निकालना है, निष्पत्ति निकालनी है, तो दोनों का एक दूसरे से भाग लगा देते हैं। तो Cp/Cv डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते ही R कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाता है 1 + f/2 होल अपॉन f/2। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे को मिलेगा Cp/Cv = 1 + 2/f। Cp/Cv को आप लोगों को ध्यान में होगा 12th क्लास में हम इसको गामा लिखते हैं, तो हम ये होगा गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। ये रिलेशन जो हमने डिराइव करी, ये अधिकांशतः क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये डेरिवेशन अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको बहुत आसान सा डेरिवेशन है लेकिन ये अक्सर पूछने में आ जाता है। अब इस डेरिवेशन की सहायता से हम गामा का मान निकाल सकते हैं विभिन्न प्रकार की गैसों के। 3 केस हम करेंगे। पहला केस हम ले लेते हैं एक परमाणविक गैस के लिए। हम पहले से ही जानते हैं एक परमाणविक गैस के लिए गामा का मान 1.66 होता है, लेकिन यहाँ भी हम इसको बाय फॉर्मूला निकालते हैं। तो एक परमाणविक गैस के लिए F का मान आपका 3 होता है। अगर हम यहाँ पर 3 रखें तो आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं गामा का मान 1.66 ही प्राप्त होता है। तो ये फॉर्मूला आपने जो डिराइव किया है वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही द्विपरमाणविक गैस के लिए F का मान 5 होता है। तो 5 का मान अगर हम यहाँ रखकर सिंप्लीफाई करें तो गामा का मान 1.4 प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर त्रिपरमाणविक गैस के लिए अगर हम देखें तो F का मान 6 अगर हम लें तो गामा का मान 1.33 प्राप्त होता है। यही हमारा Cp/Cv का फॉर्मूला है। अब हम जो नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक एक्सप्रेशन या एडियाबैटिक चेंज इन अ गैस। तो रुद्धोष्म परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो निकालेंगे। तो अभी तक हमने जो इक्वेशन ऑफ स्टेट काम में ली है वो हमने आइसोथर्मल केस के लिए ली है, समतापीय प्रक्रम के लिए लिए। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।